एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 1। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आई होप आप लोग ऐसे ही आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं और वो जीन्स एक्चुअल में क्या है, इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। ओके, हम इसमें देखेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है एक्चुअल में वो क्या है, उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ओके, चलिए एक बार इसको मैं रिवाइज करा देती हूँ। हमने किया था कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर हमने देखा था कि जीन्स होती हैं, इनके अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं, कैरी इंफॉर्मेशन। ओके, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, राइट। इन जीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इन जीन्स के अंदर स्टूडेंट्स जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअल में क्या होता है। ओके, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? देखो, अब न्यूक्लिक एसिड, इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, कैसे जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, कैसे ये आगे इनहेरिट होता है। ओके, ये है डीएनए और आरएनए। इसमें दो चीज़ें हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, जो डीएनए है वो एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, बट क्या, कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है। ओके, आरएनए होता है कुछ वायरसेस में एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, इसका सेकंड फंक्शन क्या है? पहला तो यही है कि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, किसके अंदर? वायरसेस में। काम नहीं कर रहा है मतलब होता है उनके अंदर। ओके, दूसरा ये है कि इनका मोस्टली फंक्शन कैसे होता है? एज अ मैसेंजर, और दूसरा वर्ड है इसका एडेप्टर। ये आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, अभी यही समझो कि इसका फंक्शन क्या होता है, एज अ मैसेंजर और एज अ एडेप्टर। ओके, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं? बेसिक तो आप लोगों को पता चल गया, डीएनए और आरएनए, हम लोग यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रही हूँ। हम इसमें डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसकी पैकेजिंग देखेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए की, वो कैसे पैक होता है। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है और उसके क्या क्या रिजल्ट निकल रहे हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन क्या होता है, इसकी पूरी मशीनरी को समझेंगे और जो एंजाइम इनके अंदर यूज़ हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जेनेटिक कोड क्या होता है, देन एडेप्टर मॉलिक्यूल, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जैसे कि लैक ऑपेरॉन में कैसे वर्क कर रहा है। ओके, उसके बाद है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और लास्ट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लो, ये जितने भी टॉपिक्स हैं एटलीस्ट इनका नाम तो पता होना चाहिए कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला डीएनए से स्टार्ट करते हैं। देखो, डीएनए वर्ड बाद में आया था, उससे पहले एक वर्ड आया था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है ये पहले आई थी, फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेडरिक मिशर। ये फ्रेडरिक मिशर ने आइडेंटिफाई किया था इसको फ्रॉम द पस सेल्स। पस सेल्स से इन्होंने देखा था कि भाई कुछ ऐसी सेल्स दिख रही हैं, कुछ ऐसा मटेरियल दिख रहा है, तो उन्होंने उसको न्यूक्लिन नाम दे दिया। उन्होंने क्या बोला उसको? न्यूक्लिन। ओके, और बाद में न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड बोला गया, ठीक है। डीएनए जो है वो लॉन्ग पॉलीमर होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की। डीएनए जो है वो लॉन्ग पॉलीमर होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की। मतलब क्या है, देखो
न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का लैक करना, ठीक है। डीएनए में जो है ऑक्सीजन एक जगह पे ऑक्सीजन नहीं होती है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो ये क्या है, ये एक लॉन्ग पॉलीमर होती है, ये एक लंबी चेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की। ओके अब देखो डीएनए के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि एक लॉन्ग पॉलीमर की चेन होती है, इसमें एक जगह पे ऑक्सीजन नहीं होता, वो मैं आगे बताऊंगी, अभी रुक जाओ। क्या है लेंथ ऑफ डीएनए, आप लोग कैसे पता लगाओगे कि जो लेंथ है डीएनए की वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और कुछ में लेंथ क्या होती है, मतलब जो कुछ बैक्टीरियोफेज है, यहाँ पे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है लैम्डा का, तीसरा है ई कोलाई का। तो मतलब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं जिसमें देखा गया है कि कितने बेस पेयर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसको अच्छे से समझो, लेंथ जो है वो डिफाइन की जाती है एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन्स, देखो इसमें न्यूक्लियोटाइड के नंबर देखे जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पे समझो, ये पेयर है न्यूक्लियोटाइड के, इनको बोला जाता है कि कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स हैं उसमें हम ये देखेंगे कि कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। बेस पेयर्स का भी मैं आगे समझाऊंगी, थोड़ा सा समझो बेस पेयर्स क्या है, ATGC, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, अब बैक्टीरियोफेज नॉन एज 5×174, जिसके पास में 5, 3, 8, 6 इतने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके पास में, इसके पास में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियोफेज के अंदर। ओके अब देखो क्या है, इसके और एग्जाम्पल हैं बैक्टीरियोफेज लैम्डा, जिसके पास में 48502 बेस पेयर होते हैं। ई कोलाई के पास में 4×6×10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। ये आप अच्छे से याद रख लो, ये आप अच्छे से एक बार याद कर लेना, ठीक है। और ह्यूमन डीएनए हैप्लॉइड में 3×10⁹ बेस पेयर देखा जाता है, ठीक है। इसमें है 4.6×10⁻⁶ इसके अंदर ई कोलाई के अंदर, और ह्यूमन डीएनए हैप्लॉइड के अंदर 3.3×10⁻⁹ बेस पेयर। ओके न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देखो आप लोग ये मत समझो कि मैं वो सारी चीज़ें बोल रही हूँ लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। आप लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि क्या है एक्चुअल में, हम पढ़ने क्या वाले हैं, उसके बाद मैं हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट से मिलके बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट। अब देखो ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस में 5 कार्बन शुगर प्लस में फॉस्फेट ग्रुप। मतलब जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात आती है वहाँ पे आप ऐसे लिखोगे कि बेस प्लस में शुगर प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे। मतलब न्यूक्लियोटाइड से मतलब क्या है, BSP नाइट्रोजिनस बेस, और शुगर कितने, यहाँ पे शुगर क्या है, 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, 5 कार्बन शुगर पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज उसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है BSP, न्यूक्लियोटाइड का जहाँ पे भी नाम आया मतलब BSP। ओके अब देखो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। आप लोगों को इतना अभी क्लियर हुआ, मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड इसके पास में 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, फॉस्फेट, शुगर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ओके अब पेंटोज शुगर मैं बोल रही हूँ, तो पेंटोज शुगर से मतलब क्या है, आरएनए के केस में और डीएनए के केस में। देखो डीएनए के केस में डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें मैंने बताया था कि लैक करता है 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, जबकि आरएनए में जो ऑक्सीजन एटम है वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा एट 2nd पोजीशन। मैंने बताया था ना कि मैं आगे बताऊंगी कि कौन सी पोजीशन पे ये नहीं होता, लैक करता, ये है एट 2nd पोजीशन, 2nd पोजीशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, और पेंटोज शुगर आरएनए में और डीएनए में, डीएनए में क्या होगा, 2nd पोजीशन पे इसके अंदर ऑक्सीजन एटम नहीं होगा, जबकि आरएनए के केस में ऑक्सीजन एटम होगा।
ओके, अब नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं? ये होते हैं प्यूरीन्स एंड पिरामिडीन्स। दो नाम है, प्यूरीन्स एंड पिरामिडीन्स। प्यूरीन्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरीन्स के अंदर एडेनिन और ग्वानिन को किया जाता है इंक्लूड, जबकि पायरामिडीन्स के अंदर साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। आपको पता है कि आरएनए के केस में थाइमीन की जगह पे यूरासिल आ जाता है, ठीक है। थाइमीन की जगह पे यहाँ पे यूरासिल आ जाएगा। ओके, ये आप लोगों को पता है। डीएनए के केस में क्या पेयरिंग होती है? ATGC, जबकि जो आरएनए है उसके केस में T की जगह पे यूरासिल आ जाएगा। ओके, प्यूरीन्स देखो, प्यूरीन्स का क्या है? PAG। प्यूरीन्स में क्या आ जाएगा? एडेनिन एंड ग्वानिन। PAG मीन्स P मीन्स प्यूरीन्स, प्यूरीन, A मीन्स एडेनिन एंड G मीन्स ग्वानिन। इसमें क्या है? PCT, साइटोसिन, थाइमिन। थाइमिन में आपको पता है आरएनए के केस में यूरासिल आ जाएगा, तो यहाँ पे PCT और यहाँ पे PAG। इनको याद रखने के लिए टर्म्स हैं। नाइट्रोजिनस बेस में दो चीज़ें याद रखनी है, एक है PAG और दूसरा है PCT, ठीक है। PAG एंड PCT, इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग। अब देखो, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, ये क्या चीज़ें हैं? आप लोगों को मैंने बताया था कि एक जगह पे, एक पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम लैग कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला सबसे पहले समझो क्या है। इसमें C5H10O4, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। राइबोज के केस में C5H10O5। देखो, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे एक कम है, O4 है, यहाँ पे एक ज़्यादा है, O5 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या है, देखो इसको एक मिनट आप लोग रुको। देखो, नंबरिंग की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 कार्बन हो गए, C5। डीऑक्सीराइबोज के केस में C5H10O4, ये एक फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि डीऑक्सीराइबोज में एक जगह पे ऑक्सीजन नहीं होता, तो कभी कभी ये चीज़ें बनाने के लिए बोल देते हैं 1 या 2 नंबर में, ठीक है। 1 2 3 4, आप लोग देखो जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे एक O नहीं है, यहाँ पे एक O लैग कर रहा है, एक O यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड ये है 5। यहाँ पे ये नंबरिंग की आपने 5 कार्बन, ये 5 कार्बन अपने यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। O5 यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH है, जबकि सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सीराइबोज के केस में O प्रेजेंट नहीं है। यही डिफरेंस था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, इसको आप लोग अच्छे से समझो। देखो क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पूरा सेम है, कोई चेंज नहीं है। सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सीराइबोज के केस में एक O मिसिंग है, एक O लैग कर रहा है, जबकि राइबोज के केस में सेकंड पोजीशन पे OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, अब देखो, अ नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड। अब ये क्या है? लिंकेज को शो कर रहा है कि कौन कौन सी क्या क्या लिंकेज होंगी। देखो, नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ सी पेंटोज शुगर। मतलब क्या है यहाँ पे समझो आप लोग, बेस और शुगर, अगर इन दोनों के बीच में लिंकेज है, बेस और शुगर के बीच में जो लिंकेज है उसको बोला जाएगा स्टूडेंट्स एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको बोला जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। अब देखो लिंकेज, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा ऊपर लिखती हूँ मैं, लिंकेज। अब देखो दूसरा क्या है, आप लोगों को ये तो समझ में आया कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज द लिंकेज बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेस एंड द OH ऑफ 1C पेंटोज शुगर। मतलब बेस और शुगर के बीच में जो भी लिंकेज है उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोल दिया गया है, ठीक है। अब फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या है, दूसरा ये है, ये भी समझो आप लोग। फॉस्फेट ग्रुप, देखो फॉस्फो नाम में ही है, फॉस्फो लिंक्ड टू द OH ऑफ द 5 कार्बन। 5 कार्बन के OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये अटैच होगा, तो इसको फॉस्फोडाइएस्टर बोल देंगे, ठीक है। ये दो इसकी लिंकेज थी। अब यहाँ पे समझो क्या है, देखो फॉस्फेट एंड OH, यहाँ पे ये है OH, ठीक है। इसके बीच में अगर है लिंकेज तो वो होगी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और यहाँ पे क्या है,
आप लोग रिकैप करो, बेस के बीच में, नाइट्रोजिनस बेस के बीच में और शुगर के बीच में अगर लिंकेज है तो वो होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। अब ये चीज़ समझो क्या है, द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी जो बैकबोन है वो किससे मिलके बनती है, वो बन के मिलती है शुगर एंड फॉस्फेट से। देखो शुगर और फॉस्फेट जो है ये मिलके बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। जो आप ये चेन देख रहे हो लंबी, इसमें क्या है, चलो रिकैप करो, इसके अंदर है शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, और ये क्या है ATGC, ये है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस। फिर से रिकैप करवाती हूँ, एक होता है PAG, दूसरा होता है PCT। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, पहले है प्यूरिन्स, ये है प्यूरिन और ये है पिरामिडिन। प्यूरिन जाएगा एडेनिन और ग्वानिन और ये जाएगा साइटोसिन थाइमिन, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या प्रपोज किया, डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1953 में दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने क्या किया, डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया। आप देखते हो ना ऐसा सा स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये डबल हेलिक्स, जैसे दो रोप्स होती हैं, दो रोप को आप एक साथ टाई कर देते हो, उसके बाद आप उनको मतलब हल्का सा खोलते हो तो ऊपर से ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखता है। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखता है ये है डबल हेलिक्स मॉडल, मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा कुछ दिखता है। अब क्या है, ये किस बेस पे है, बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफरेंशिएशन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। जो ये दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक चीज़ निकाली थी, इन्होंने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन का डाटा बनाया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, एक्सरे के थ्रू दिखाया था कि इसका कैसा कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो हमें पता चला कि इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ओके। अब देखो एक चीज़ फिर आती है, ATGC की आप लोग बात कर रहे थे तो एक चीज़ नई ऐड हो गई, ATGC। ये आपने सुना है नाइट्रोजनस बेसिस में, अभी पीछे मैंने बताया है। एरविन चारग्राफ ने क्या किया, उन्होंने बताया डबल स्ट्रैंडेड DNA, द रेशियोज बिटवीन ATGC आर कांस्टेंट एंड इक्वल। देखो क्या है, आप लोग ATGC जो नाम ले रहे हो बार बार नाइट्रोजनस बेसिस का, इसमें ये बताया है एरविन चारग्राफ ने कि भाई इनके बीच में ना इनका रेशो आप ये मत समझना कि एक का रेशो कुछ होगा और एक पेयर का रेशो कुछ होगा। सबसे पहले तो इनका कांस्टेंट होता है इक्वल टू 1, ठीक है, और दूसरा क्या है, इन दोनों का इक्वल होता है, जैसे कि ATGC, आपको पता है ना इस चीज़ का, ATGC, इनके बीच में जो पेयरिंग बनती है ATGC, ट्रिपल बॉन्ड, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है जबकि इसके बीच में डबल बॉन्डिंग होती है। तो जो ये रेशो है इनके बीच में ये इक्वल होगा, ओके। पेरेंटल DNA एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, ये चीज़ भी हम लोग आगे करेंगे। देखो क्या होता है, दो स्ट्रैंड होते हैं, ये दो हैं, इनको ओपन किया ऐसे कुछ बनेंगे, तो एक क्या होगा, पेरेंटल DNA की तरह एक्ट करेगा, टेम्पलेट की तरह, और नई सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। वो चीज़ें हम पूरी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है आप लोगों को कि क्या चल रहा है एक्चुअल में, मतलब हो क्या रहा है, थोड़ा सा आप अपना मतलब एक बार पकड़ हो गई ना चैप्टर पे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। साइलेंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA, आपको पता है ये प्रपोज किसने किया है, पता चल गया आपको, वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ DNA, इसके साइलेंट फीचर्स बताने हैं क्या है। देखो, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बनता है, ठीक है। वेयर एज द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द शुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। देखो क्या है, बेस, ये देखो बेस ही अंदर की तरफ में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, बेस, ये है बेस पेयर्स, क्या है, शुगर प्लस में फॉस्फेट मिला के इसकी बैकबोन बनाते हैं, बैकबोन मतलब ढांचा इसका। ये देखो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये देखो शुगर फॉस्फेट बैकबोन।
बैकबोन इसकी कौन बनाता है, शुगर प्लस में फॉस्फेट मिलके। ओके, अब क्या है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ में आया ना अच्छे से, कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बनती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बनती है, इसकी बैकबोन शुगर प्लस में फॉस्फेट मिलके बनाते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट इसका समझो, द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ये जो 2 चेन्स हैं, ये देखो, ये जो 2 चेन्स हैं, इनके पास में क्या होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इसका मतलब आप लोग समझो क्या है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है, मैं सेकंड आप लोगों को समझा रही हूँ। देखो क्या होता है, 5 डैश 3 डैश 3 डैश, एक मिनट रुको, ये तो दोनों ही सेम हो गए हैं। देखो क्या है, 3 डैश, एक 5 डैश होगा, दूसरा 3 डैश होगा। ठीक है, जो 5 डैश वाला है, जो ये वाला है, ये 3 पे जाके एंड होगा, और जो 3 वाला है, अगर 3 पे स्टार्ट हो रहा है तो ये 5 पे एंड होगा। मतलब एक 5 एंड होगा, दूसरा 3 एंड होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इन दोनों के पास में एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। क्या होता है इसका मतलब, जो 3 वाला है वो OH से अटैच होता है, जो 3 है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और जो 5 वाला है वो अटैच होगा फॉस्फेट से। ठीक है, 5 डैश 3 डैश दोनों की बिल्कुल ऑपोजिट पोलैरिटी होती है। एक फॉस्फेट से अटैच होता है, एक फॉस्फेट पे होता है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो 3rd वाला है। ठीक है, जो 3rd वाला है, तो इनकी पोलैरिटी बिल्कुल अलग हो गई है। ओके, अब इसका थर्ड पॉइंट समझो क्या है, द बेसिस इन द 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो AT एंड GC, ये जो है, इनके जो ये बॉन्ड है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और आप लोगों को पता है हाइड्रोजन बॉन्ड इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो क्या है, रेप्लिकेशन के टाइम पे जब mRNA बनता है तो ये अपने स्ट्रैंड को क्या है, खोल देते हैं, और दूसरा स्ट्रैंड इससे सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग है ये बीच में से मतलब अनवाइंड हो जाती है। ओके, फॉर्मिंग बेस पेयर्स, एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमीन। A जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, A डबल बॉन्ड T, ऑपोजिट स्ट्रैंड क्या बनाएगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ये है 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 बॉन्ड बनेंगे, ये 2 है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बनेंगे। ठीक है, अब क्या है, प्यूरिन्स जो है वो ऑलवेज अपोजिट टू पिरामिडिन, मतलब एक तरफ प्यूरिन है, दूसरी तरफ पिरामिडिन है। ठीक है, दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA। देखो ये चीज़ें तो बता ही चुके हैं कि इनका रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम होगा, तो यही चीज़ें जो है यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनाती हैं बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे डिस्टेंस ज़्यादा है, एक पे कम है, इनके बीच में यूनिफॉर्म रहेगी डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो क्या है इसका फोर्थ पॉइंट, समझो क्या है, The 2 chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of helix is 3.4 नैनोमीटर। देखो क्या है, इसकी जो पिच है, इसकी जो पिच है ये है 3.4, ये है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, क्या है अब इसका मतलब समझो। नैनोमीटर आपको पता है, जो एक नैनोमीटर होता है वो 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, मतलब क्या है, 10⁻⁹ मीटर, एंड देयर इज रफली 10 बेस पेयर इन ईच। मतलब क्या है, ये जो है इसके अंदर लगभग 10 बेस पेयर होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, एक के अंदर रफली क्या होगा, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये चीज़ देखो क्या है, मैंने बताया था 5 डैश फॉस्फेट और 3 डैश जो है वो OH। यहाँ पे देखो पोलैरिटी है 5 डैश 3 डैश। ओके, अब A जो है उस A और T के बीच में जो एडेनिन और थाइमीन है उसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इसके बीच में ये देखो, ये डॉट जो है ये बॉन्डिंग को शो कर रहा है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और G और C के बीच में कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, ये देखो G और C के बीच में।
इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि फॉस्फेट होगा, शुगर होगी, मतलब फॉस्फेट मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर और लास्ट में नाइट्रोजनस बेस, ऐसे करके पूरी लंबी चेन बनेगी। अब पोलैरिटी की बात आती है कि पोलैरिटी का मतलब क्या है। पोलैरिटी का मतलब है 5' अगर जो फॉस्फेट है वो 5' पे प्रेजेंट है और 3' पे जो है वो OH प्रेजेंट है, तो ये है बिल्कुल अलग अलग इनकी पोलैरिटी है। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आया। जो डबल स्टैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो आप लोगों को क्लियर हुई अच्छे से। अब फिफ्थ पार्ट इसका समझो कि क्या है। देखो फिफ्थ पार्ट यहीं से समझो आप लोग। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इज एडिशन टू H बॉन्ड कन्फर स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। मतलब जो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे है तो दूसरा बॉन्ड यहाँ पे होगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे है तो तीसरा बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक दूसरे के ऊपर होंगे, ये स्टैक कर रहे होंगे ताकि जो स्टेबिलिटी है हेलिकल स्ट्रक्चर की वो मेंटेन रहे। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इतनी मजबूत होती नहीं है, वो तो वीक बॉन्ड माना जाता है ना हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको वीक बॉन्डिंग माना जाता है, वीक बॉन्ड होता है वो। तो क्या है यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इनके बीच में स्टेबिलिटी को भी तो मेंटेन करना है ना हमें। तो फिफ्थ पॉइंट में यही चीज़ बताई गई है कि जो इसकी स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक रहते हैं। ओके, अब ये देखो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। जो DNA हेलिक्स है वो कैसे उसकी पैकेजिंग होती है। देखो इतना लंबा चौड़ा जेनेटिक मटेरियल होता है, अब अगर ऐसे खोल के पूरा रखेंगे तो मतलब पता नहीं बॉडी के बाहर ही कहीं चला जाएगा, इतना तो स्पेस भी नहीं है। तो क्या है, पैकेजिंग की जाती है DNA की ताकि अच्छे से वो पूरा अरेंज हो जाए। आप पैकेजिंग करते हो, किसी भी चीज़ को आप पैक करते हो, आप कहीं जा रहे हो घूमने तो आप कपड़ों को पैक करके लेके जाते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप एक हाथ में कपड़े आपके, एक में शूज़ हैं, एक में आपका कुछ और सामान है, पूरा आप पैक करते हो ताकि अच्छे से चीज़ें अरेंज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे भी इसीलिए इसको अरेंज किया गया है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। आप देखो क्या है, ATGC, इनके बीच में जो है डिस्टेंस वो कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। ओके, अगर लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, आप जितने भी नंबर बेस पेयर दे रखा है वो लोगे, उसको काउंट किया जाएगा और उसका डिस्टेंस को काउंट किया जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। ओके, मैमेलियन सेल में देखा गया है, मैमेलियन सेल का यहाँ पे करके दिखाया गया है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर और डिस्टेंस यहाँ से उठा के लिख दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई की तो 2.2 मीटर की लेंथ निकली है DNA की। अब सोचो 2.2 मीटर को हमें बहुत कम स्पेस में इसको अरेंज करना है। ठीक है, चलिए अरेंज करते हैं इसको। अच्छा, उससे पहले आप लोग एक चीज़ समझो, जो प्रोकैरियोट्स हैं जैसे कि ई कोलाई, उसके केस में क्या होता है, दे डोंट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो उनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता। आप एक चीज़ पढ़ते हो, सेल है, न्यूक्लियस है, पढ़ते हो साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आप यही चीज़ लगातार पढ़ते आ रहे हो। ये है यूकैरियोटिक का केस, ये है यूकैरियोटिक का केस। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो क्या होगा, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, न्यूक्लियस तो वहाँ पे है नहीं है ना न्यूक्लियस तो वहाँ पे। तो जो DNA है इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, जो DNA है वो स्कैटर्ड नहीं होगा थ्रू आउट द सेल। ठीक है, दे हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें DNA कैसा होगा, स्कैटर्ड होगा, इसमें स्कैटर्ड होगा DNA इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस नहीं होता है तो वो ऐसे स्कैटर्ड नहीं होता है। ठीक है, अब देखो पैकेजिंग कैसे की जाती है यूकैरियोट्स के केस में, यही इंपॉर्टेंट है, हम लोग यही करेंगे। इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन, जिसको हिस्टोन प्रोटीन्स बोला जाता है। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये पैकेजिंग में हेल्प कराता है, उसको बाइंड कराने में हेल्प कराता है। देखो क्या है, हिस्टोन जो है वो 5 टाइप्स का होता है, हिस्टोन इज ऑफ 5 टाइप्स, इसके 5 टाइप्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। देखो याद कैसे करना है, हिस्टोन H आप लोगों को पता है हिस्टोन को डिनोट कर रहा है। अब देखो 1 2 3 4, 4 तो इसके होते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर वाला है उसके पास में, सेकंड नंबर वाला है उसके पास में एक और होता है, उसको हम बोल देते हैं
देखो सेकंड नंबर वाला जो है उसको H2A, मतलब सेकंड पोजीशन पे A और यहाँ पे ये B, H2A H2B, ये है सेकंड पोजीशन वाला। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, होंगे 5 ही, H1 H2A H2B H3 H4, ये हो गए 5 अपने पास में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हिस्टोन्स आर organized to form a unit of 8 molecule called histone octamer। हिस्टोन ऑक्टामर बना देगा, देखो हिस्टोन ऑक्टामर क्या बोला गया है, हिस्टोन जो है ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा और क्या बना देगा, 8 मॉलिक्यूल्स की यूनिट बना देगा, उसको हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलेंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से देखो, ऐसे समझो आप लोग यार, इसको ऐसे समझ जाओ, ये 8 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया और इसने हिस्टोन ऑक्टामर बना दिया, ठीक है। अब जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, रैप्ड अराउंड हिस्टोन, हिस्टोन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बाइंड हो जाएंगे। डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज है और हिस्टोन कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कोल्ड न्यूक्लियोसोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए और हिस्टोन मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको न्यूक्लियोसोम बोला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 200 बेस पेयर्स के अराउंड होते हैं। क्या है, देखो इसके अंदर ये है अपने पास में सारे हिस्टोन्स, और ये क्या है, ये इसको लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए मतलब क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करे, लिंक करे, उसको लिंकर डीएनए बोल देते हैं, ठीक है। तो हिस्टोन छोड़ो, आप नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, हिस्टोन और डीएनए दोनों को कंबाइन कर दो, उससे जो स्ट्रक्चर मिला आप लोगों को उसको न्यूक्लियोसोम बोल दो, ठीक है। अब देखो क्या है, न्यूक्लियोसोम जो है 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स constitute the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin। क्रोमैटिन आप लोग देखते हो ऐसे से करके सेल में पड़ा होता है, ये है क्रोमैटिन। तो क्या है, न्यूक्लियोसोम जो है जिसके अंदर 200 बेस पेयर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर की रिपीटिंग यूनिट है न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन पड़ा रहता है, आपको पता है ना, क्रोमैटिन जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये अगर स्टेनिंग करते हैं तो इसके बाद में कलर्ड दिखता है, कलर्ड बॉडीज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो कलर्ड बॉडीज होती हैं जो कि थ्रेड लाइक दिखती हैं उनको क्रोमैटिन बोला जाता है, ओके। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग है, बीड्स, ऐसे कुछ करके स्ट्रक्चर दिखता है तो इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है न्यूक्लियोसोम का इन क्रोमैटिन, ठीक है। अब देखो क्या है, ये देखो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ये बीड्स हैं, बीड्स स्ट्रिंग। देखो सबसे पहले ये चीज़ आप लोग याद रखो, ये जो है एरो वाइज जो बनाई हुई है मैंने, ये आप इसको पूरा अच्छे से याद कर लो। डीएनए है, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कैसा होता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। इसका कितना है, 10 नैनोमीटर इन डायमीटर, इसका कितना डिस्टेंस है, इसकी कितनी लंबाई है, 10 नैनोमीटर इन डायमीटर, ये 10 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। उसके बाद में है सोलेनॉइड, ये देखो ये है सोलेनॉइड, ये है सोलेनॉइड, ओके। और ये क्या है, ये है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, और ये है डीएनए। इसमें आप देख लो नेक्स्ट स्लाइड में आप ही लोग इसके नंबरिंग मतलब इसका नेम करोगे कि इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ये सबके अगली वाली स्लाइड में आप ही लोग करने वाले हो, ठीक है। ये जो है ये क्या है, क्रोमैटिन फाइबर, ये है क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। और ये जो है ये है क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, और लास्ट में क्या है, ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, हमने पैकेजिंग की है, डीएनए से स्टार्ट किया है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हम लोगों ने दिखाया है, उसके बाद में न्यूक्लियोसोम दिखाया है, न्यूक्लियोसोम के बाद में सोलेनॉइड दिखाया है, बिकॉज जो ये सारा मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये सोलेनॉइड मॉडल है, इसके अंदर बताया गया है कि पैकेजिंग जो है किसके अंदर,
यूकैरियोट्स के अंदर, यूक्रोमैटिन नहीं, यूकैरियोट्स के अंदर जो पैकेजिंग होती है वो कैसे की जाती है, तो ये सारा बताया गया है। अब एक चीज़ और याद रखो, न्यूक्लियोसोम जो है वो 10 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, सोलेनॉइड जो है वो 30 होता है, 30 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो सोलेनॉइड है वो 30 नैनोमीटर इन डायमीटर होगा। क्रोमैटिन फाइबर 30 to 80 नैनोमीटर होगा। ये जो होगा ये 700 और इसका डबल कर दो तो 1400, मतलब क्रोमोसोम। ओके, ऐसे याद करो आप लोग इसको। 10 से स्टार्ट हुआ, 10 30, 30 80, ऐसे करके याद करो। एक है 10, दूसरा है 30, उसके बाद में है 30 to 80, मतलब इसमें 30 to 80 के बीच में होता है। उसके बाद सीधा वो 700 पहुंच गए, 700 उसके बाद में 1400। एक बार दो बार बोलोगे तो वो वैसे ही याद हो जाएगा। ये पूरी इमेज को आप लोग अच्छे से याद कर लो और ऐसा ही आप लोगों को एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको पूरा ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, पैकेजिंग जब आप बताओगे तो यही सारा बना के दिखाओगे डायग्राम। अब देखो आप लोगों के लिए क्या है, ये आप लोग करके दिखाओगे कि क्या क्या इनके नेम है और इनके अंदर कितना इनका दिया गया है। ठीक है, 10 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, वो सारा आप लोग रिकैप करो इस इमेज में देख के, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ओके, अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन की जो पैकेजिंग होती है एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रेफर्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। हायर लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एडिशनल सेट की, प्रोटीन्स के एडिशनल सेट की, जिसको बोला जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ओके, अब एक देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। ये दो चीज़ें हैं, अब इनको अच्छे से समझो क्या है। यूक्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड। जब क्रोमैटिन लूजली पैक्ड होते हैं तो उनको यूक्रोमैटिन बोला जाता है। ठीक है, यूक्रोमैटिन मतलब लूजली पैक्ड हैं और वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन होते हैं। मतलब क्या है, DNA ट्रांसक्राइबिंग फ्रॉम DNA टू mRNA। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्राइबिंग फ्रॉम DNA टू mRNA। ठीक है, ये स्ट्रेनिंग इनकी करी जाती है तो उसके बाद में ये लाइट स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, अब हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो मोर डेंसली पैक्ड, वो ज़्यादा डेंसली पैक्ड होंगे और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे। हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता, कैन नॉट ट्रांसक्राइब फ्रॉम DNA टू mRNA। ओके, ये स्ट्रेन कैसे होते हैं, ये डार्क स्ट्रेन होते हैं क्योंकि ये डेंसली पैक्ड होते हैं। आप देखते हो ना, कोई भी चीज़ डेंसली एकदम पूरा भरी हुई है तो वो थोड़ी सी डार्क, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देखो डेंसली पैक्ड है और यहाँ पे समझो ऐसे कुछ करके, तो ये क्या है, ये लूजली पैक्ड है। ठीक है, तो ये थोड़े से लाइट दिख रहे हैं और जाहिर सी बात है ये डार्क दिख रहे हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार आप लोग। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, बाय।